Human development. Four pillars of human development. Good morning, dear students. I am Ashok Kumar Sharma, lecturer in geography, district किन्नौर. आपने इस अध्याय के बारे में पहले जान लिया होगा कि मानव विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और मानव विकास का जो विचार है या जिसको हम बोल सकते हैं संकल्पना, किन अर्थशास्त्रियों ने दी है, और मानव विकास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपने फर्स्ट टॉपिक में जान लिया होगा कि मानव विकास क्या है। तो आइए आज हम इस अध्याय का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है मानव विकास के चार स्तंभ। तो ये चार स्तंभ जो हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन जो करने जा रहे हैं। जिस प्रकार कोई भवन अपने पिलर्स के ऊपर थमा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का जो विचार है वो चार संकल्पनाओं के ऊपर आधारित है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो चार पिलर कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा पिलर आता है मानव विकास के लिए वो है इक्विटी, जिसको हम समता भी बोलते हैं, या जिसको हम जो है निष्पक्षता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पिलर हमारे पास आ जाता है, इस पिलर का नाम है सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटीज। ये हमारा दूसरा पिलर है मानव विकास को आधार देने के लिए। तीसरा पिलर आ जाता है, इस पिलर का नाम है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और चौथा पिलर जो है वो एम्पावरमेंट है, जिसको हम सशक्तिकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इन सभी पिलर्स का अध्ययन एक एक करके उनका अध्ययन आज हम जो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इक्विटी, जिसको हम समता भी बोलते हैं या निष्पक्षता भी इसको कहा जाता है। निष्पक्षता शब्द से ही पता चल रहा है, समता, इक्विटी, ये सभी शब्द समान रूप से हैं। तो निष्पक्षता क्या होती है? इससे हमारा यह अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करवाना, लोगों को समान अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति का ध्यान किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। परंतु प्रत्येक समाज में प्रायः ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बच्चे
स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राप्त ना होने के कारण इन वर्गों के जो वर्ण अधिकार होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो आइए हम इस पिक्चर्स में देखते हैं किस तरह से। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि इक्वालिटी, इक्विटी एंड रियलिटी। तो पहले पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? जो पहला जो हमारा ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति मैच का आनंद ले रहा है अच्छी तरह से, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा नीचे है और तीसरा व्यक्ति बहुत ही नीचे है जो मैच नहीं देख पा रहा है, अर्थात दीवार के उस पार वो मैच को नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पे जो है जो समानता है वो संपूर्ण रूप से जो है वो नहीं हुई। यही हमारे समाज के अंदर भी होता है। अब इसमें जो है इक्विटी का मतलब होता है न्याय संगत। अब इसमें आप देखें कि जो व्यक्ति पहले बेंच के ऊपर खड़ा था, अब और जो 2 व्यक्ति उसके साथ खड़े थे वो बराबर से जो है उस मैच का जो आनंद ले रहे हैं। तो ये एक बात क्या हो गई, ये न्याय संगत की बात हो गई, ये न्याय संगत है यहाँ पे। अब रियलिटी में क्या है, जो हमारी रियलिटी है उसमें यदि सभी व्यक्ति, समाज के सभी व्यक्ति ये ठान लें कि हमें अपने समाज को ऊपर उठाना है, समाज को आगे ले जाना है, तो हमें किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समाज में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को भी हम अपने सहयोग के माध्यम के द्वारा उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो इन तीनों पिक्चर्स में आपने देखा कि निष्पक्षता क्या होती है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि चाहे वो कोई भी लिंग हो, चाहे वो कोई भी लिंग हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी को समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए। इसके बाद दूसरा पिलर आ जाता है हमारे पास, जिसको हम सत्पोषणीयता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्या है, सत्पोषणीयता है क्या है? सत्पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता बनाए रखना। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और इनमें किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर देगा। तो शायद आप थोड़ा सा जान गए होंगे। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये ले सकते हैं
लड़कियों को स्कूल भेजने के संबंध में है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने पर जोर नहीं देता, जब ये युवा लड़कियां बड़ी होंगी तो उनके विकसित होने के अनुसार सुअवसर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। उनके जीवन के अधिकार बुरी तरह से कम हो जाएंगे और यह उनके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेंगे। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों एवं अवसरों को सुनिश्चित रखना चाहिए। तो हम इस पिक्चर के माध्यम के द्वारा जान सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, अर्थात जो संपौष्टिकता है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ये संपौष्टिकता है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हमारी ये सोसाइटी है और यहाँ पे जो है हमारा ये आर्थिक विकास का एक स्वरूप है। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट है और ये सोशल इन्वायरमेंट है और ये सोशल इकोनॉमी है। तो सबसे बीच में जो है क्या है, संपौष्टिकता है और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी है। अर्थात जो हमने पहले बोला कि संपौष्टिकता का क्या अर्थ है, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता बनाए रखना। तो ये डायग्राम इसी बात को जो है वो बता रही है। इसके बाद फिर आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिर अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि सस्टेनेबिलिटीज क्या है। द एबिलिटी टू मीट द नीड टू द प्रेजेंट विदाउट द compromising the ability of future generation to meet their the own needs। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि संपौष्टिकता का क्या मीनिंग है। यहाँ पे सोसाइटी जो की नीड्स है और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, इस सभी में क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर इस डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है और इकोलॉजी है और ये हमारा इन्वायरमेंट है। ये सभी जो हैं इनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास अगला पिलर आ जाता है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। आप इस डायग्राम को देखिए, ये प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग हो सकता है। प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता का जो अर्थ है वो है मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास और उन्हें बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। कहा भी जाता है कोई भी देश हो, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं
वो उस देश की जो है एक्चुअल संपत्ति होती है। इसीलिए उनके ज्ञान में वृद्धि के विकास तथा उत्तम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने से उनके कार्यों की जो क्षमता है वो जो है वो बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, यदि हम किसी व्यक्ति को सभी प्रकार की जो है सुविधा देते हैं या किसी भी समाज को हर एक सुविधा हम जो है वो देते हैं, तो वहाँ की आने वाली जो जनरेशन है उसकी जो उत्पादकता क्षमता है वो बहुत अधिक जो है वो बढ़ जाती है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वहाँ के रहने वालों जो व्यक्ति हैं उनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे भी कि यदि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो समय के हिसाब से जो हमारा देश है वो जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। और improve productivity then come the positive result for our countries and for our generation। ओके, और यहाँ भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यदि हम अपने देश के लोगों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं तो उनकी योग्यता का निर्माण होता है, और ऐसी उत्पादकता लोगों में योग्यता का निर्माण जो है वो लगातार जो है वो करती जाती है, और जिससे कोई भी देश हो आगे जो है वो बढ़ता है। इसके बाद अंत में हमारे पास आ जाता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण का मतलब है, या सामर्थ्य भी बोलते हैं इसको, वर्ण अधिकारों को प्राप्त करने की शक्ति। ऐसी शक्ति स्वतंत्रता तथा योग्यता बढ़ाने से उत्पन्न होती है। लोगों को समर्थ बनाने के लिए अच्छे शासन और लोगों के जो अभिमुख नीतियों की जो आवश्यकता होती है, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को समर्था बढ़ाना एक विशिष्ट महत्व जो है वो बन जाता है। हम बोल सकते हैं कि जिससे वे अपने विकल्प चुनने के लिए जो है वो स्वतंत्र रहे। अब ये स्वतंत्रता कैसे आ सकती है? जब हम अपने समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार देते हैं और उनको कोई भी जो विकल्प चुनने का जो अधिकार होता है उसके लिए स्वतंत्रता जो है वो देते हैं। तो आप देखिए इसमें इक्वल राइट्स, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी व्यक्तियों को जो हो समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आ रही है, जिसको हम महिला सशक्तिकरण के नाम से भी जानते हैं, और जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता है। कहते भी हैं यदि एक
घर के अंदर एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार जो हो शिक्षित जो हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि हम जो है हर साल 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट जो है वो करते हैं। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी देश किसी समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उनको भी समान अधिकार जो है वो मिलने चाहिए जो एक मेल कैटेगरी के जो है वो मिल रहे हैं। और इससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। कोई भी देश हो, उस देश को आगे ले जाने के लिए सभी वर्ग का सहयोग होता है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति का हो या फिर किसी भी धर्म का हो। तो मानव विकास की जो 4 पिलर्स हैं उसमें यही बात बोली गई है कि यदि किसी देश को आगे ले जाना है तो उसमें इन 4 बातों का ध्यान हमारे को रखना पड़ेगा। तो इस पिक्चर में आप दोबारा देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स मीन्स increase the strength of the woman socially, economically, emotionally. ओके और यहाँ पे भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम के द्वारा आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हर एक वर्ग को हमने समान अधिकार देने हैं, कोई वर्ग पीछे ना रह जाए। ये हर देश की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। फिर भी एनीवे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन empower people, especially the women and the poor. It's break the diversion the trap. Dr. Mehbul ul Haq asserts if people can exercise their the choice in the political, social, economic sphere, there is a good prospect that growth will be strong, democratic, participatory and durable. फिर हम इसको हिंदी में देख सकते हैं। वैसे भी विकेंद्रीकरण और भागीदारी लोगों, खासकर महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाती है। इसके बाद वंचित जो जाल है वो टूट जाता है। डॉक्टर महबूब हक यही दावा करते हैं यदि लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में अपनी पसंद का इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छी संभावना जो है वो बन जाती है, जिससे क्या होता है, विकास और मजबूत होता है, हमारा समाज और मजबूत होता है, हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है और मजबूत हो जाता है और वो टिकाऊ जो है वो बन जाता है। तो एक बार फिर से हम बोल सकते हैं कि मानव विकास के लिए ये जो 4 पिलर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए, सबसे पहला जो पिलर्स है, ये पिलर है आपका समता का, निष्पक्षता का, दूसरा संपौष्टिकता का, तीसरा प्रोडक्टिविटी का और फोर्थ जो है ये है हमारा एम्पावरमेंट। तो आई होप आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा और समझ गए होंगे और इसको आपने अच्छी तरह से जाना होगा और इस तरह से ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। थैंक यू।